हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस अध्याय नंबर 5 और यह है क्लास 11th का, जिसका चैप्टर का नाम है विधायिका। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण जानकारी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा इंग्लिश का कोर्स फ्री मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन इत्यादि के नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आप सभी चीजों का बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ साथ मैं बता दूं आपको, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। उस पे हम सिर्फ इंग्लिश सिखाते हैं। तो आप अगर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आपसे मिस आउट ना हो और आने वाली भी वीडियो मिस आउट ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले और भी वीडियोस अपलोडेड है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जस्ट आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पे विजिट करना है और फर्स्ट वीडियो से सारी वीडियो देखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट नंबर फर्स्ट है, सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो देखिए, सरकार के कितने अंग है? 3 अंग, जिसमें से एक होती है आपकी विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। तीनों के अलग अलग काम होते हैं। जैसे विधायिका किसी कानून को बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका अगर कोई उस कानून को तोड़ता है तो उसे दंडित करती है, यानी न्याय दिलाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है विधायिका जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। देखिए, जनता ही कहीं ना कहीं जो विधायक है उसको चुनती है और वो जनता का ही प्रतिनिधि करती है, मतलब जनता के लिए ही कार्य करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे आपकी क्लास में आपका प्रतिनिधित्व कौन करता होगा? आपका मॉनिटर। ठीक है, मतलब वो आपका पक्ष रखता है। तो आगे देखिए, केंद्र में विधायिका को संसद का नाम दिया गया है। अब जो केंद्र है ना, मतलब कि जैसे पूरा भारत, जैसे हम भारत के अकॉर्डिंग बात करें तो पूरा भारत, उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी को मिला के, ठीक है, ये हमारा बन जाता है केंद्र। ठीक है, तो यहां पर उसको क्या कहा जाता है? संसद, यानी पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, आगे देखिए, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। जो राज्यसभा होता है उसमें 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, इनमें 238 पे चुनाव होता है, बाकी मनोनीत या फिर एंग्लो इंडियन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो मैं सब डीपली आपको बताऊंगा अभी। आगे है, लोकसभा में 543 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। देखिए, संख्या तो इसमें 545 होती है, लेकिन 543 निर्वाचित होते हैं, यानी कि चुने जाते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण जानकारी। इसके आगे हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विधायिका क्या है, यानी कि जो चैप्टर का नाम है उसी पे सबसे पहला क्वेश्चन अपना बनता है। तो आइए जानते हैं कि विधायिका क्या होती है। सबसे पहले देखिए, कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका या विधानमंडल कहा जाता है, यानी कि जो कानून बनाती है उसे क्या कहते हैं? विधायिका या फिर विधानमंडल। आगे है, आमतौर पर विधायिका में या तो एक या फिर 2 सदन होते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 2 सदस्य विधायिका है जो संसद कहलाती है। देखिए, जो भारत है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर 2 तरीके की संसद है। ठीक है, और भारत में 2 सदस्य है। ठीक है, कहीं कहीं पर एक भी होती है, कहीं कहीं पर 2 भी होती है। तो भारत में 2 है और उसको किसका नाम दिया गया है? संसद का। ठीक है, ये आपको रट्टाफिकेशन करना ही है, याद करना ही है, चाहे आपको जैसे करना, चाहे आपको रट्टा करके करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी समझदारी भी इसमें दिखानी है, क्योंकि अभी जो पेपर आएंगे मिड टर्म में, क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न काल क्या है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है, उसे प्रश्न काल कहा जाता है। 11 बजे से 12 बजे तक, यानी कि जब सत्र चालू होता है ना लोकसभा का, तो उसमें जो पहला घंटा होता है ना, यानी शुरू हुआ, और जो जैसे 12 बजे शुरू हुआ मान के चलो, तो 1 बजे तक क्या होगा? प्रश्न काल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखे है कि 11 बजे से 12 बजे तक होता है, यानी 11 बजे मीटिंग चालू होती होगी और 11 से 12 बजे के आसपास वो प्रश्नकाल चलता है। ठीक है, ये आपको पेपर में भी ऐसा ही लिखना होगा जैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा है। नेक्स्ट है आपका दल बदल क्या है। देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप इसको जरूर पढ़िए। ठीक है, ये 12th में भी आता है और 11th में भी आता है, तो आप 11th से ही प्रिपेयर करके चलिए ताकि आपको 12th में कोई भी परेशानी, दिक्कत ना हो। देखिए, आंसर है, जब कोई सांसद या विधायक किसी दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और वह चुनाव जीत जाता है और जीतने के बाद दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो उसे दल बदल कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में,
जब कोई सांसद या विधायक एक पार्टी से वोट लड़ता है, यानी कि जैसे आम आदमी पार्टी से उसने वोट लड़ा, फिर जीत गया आम आदमी पार्टी से, फिर उसने क्या कर लिया, आम आदमी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया। तो जो वो आम आदमी को छोड़कर जो बीजेपी में गया ना, उसी को कहते हैं दल बदल। ठीक है, यानी दल का मतलब एक पार्टी होती है, और जब उसको कोई बदल लेता है, यानी उस दल को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, तो उसे दल बदल कहते हैं। बहुत इजी आंसर है, सबसे पूरी जो बुक है, जो क्वेश्चन आंसर लिखवाया मैंने, उसमें सबसे इजी क्वेश्चन यही वाला है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, और 2 का भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चांसेस होते हैं 6 मार्क्स के ज्यादा से ज्यादा, और 4 का भी आ जाता है और 2 का भी आता है। तो देखिए आप ना 6 नंबर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिकली 4 और 2 का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें 6 नंबर का जब याद होगा, तो अगर 4 का आएगा तो 4 पॉइंट लिखने होंगे, अगर 2 का आएगा तो 2 पॉइंट। ठीक है, यानी हमें याद करना है 6 नंबर का। तो आइए देखते हैं, पहला दिखा रखा है, किसी भी देश में सरकार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। यानी कोई भी देश होता है, वहां पर सरकार की आवश्यकता क्यों होती है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला, कानून के निर्माण के लिए, यानी किस लिए, कि कानून का निर्माण कौन करेगी, सरकार ही करेगी ना भाई। तो कहने का मतलब है सरकार की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो कानून का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, सरकार का सबसे प्रमुख अंग विधायिका है। विधायिका सरकार की कानून बनाने वाली संस्था है, यानी जो सबसे मुख्य भाग है ना सरकार का, वो कौन है, विधायिका। यानी 3 पार्ट तो है उसके, लेकिन जो सबसे मुख्य कार्य जो करता है वो करती है विधायिका। ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है, कानून बनाती है, और जब तक कानून बनेगा नहीं उसको लागू कौन करवाएगा, नहीं करवा पाओगे ना। और जब तक कानून लागू नहीं होगा तब तक कोई न्यायपालिका नहीं हो सकती, क्योंकि न्याय करने वाली कब करेगी, जब कोई अपराधी होगा। ठीक है, जब किसी के साथ कुछ गलत होगा तभी तो न्यायपालिका बनेगी ना। तो कहने का मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो विधायिका का है। ठीक है, मतलब सरकार में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, विधायिका। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सरकार का वो होती है विधायिका। ठीक है, आगे देखिए दूसरा है, कानूनों को लागू करने के लिए। ठीक है, देखिए अब है कि कानून को लागू करने के लिए भी सरकार चाहिए होती है। तो देखिए यहां पर दिखा रखा है, कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग है। इसका प्रमुख कार्य कानूनों को लागू करना है। यानी कि देखिए जब तक कानून बनेगा नहीं, तो उसको, जैसे कानून बन गया तो कानून को लागू भी तो होना चाहिए ना, तो लागू करवाने के लिए कौन है, कार्यपालिका है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला आपके सरकार के अंगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट, कानून न मानने वालों को दंडित करना। अब देखिए मान के चलिए कानून बना, जैसे ट्रैफिक, आप जैसे रेड सिग्नल हो जाता है तो आप उसको क्या करेंगे, उसको नहीं तोड़ सकते आप। ठीक है, मतलब आपको रुकना पड़ेगा। कई लोग उसको तोड़ देते हैं तो उन पे जुर्माना लगता है ना। तो वही मतलब कि विधायिका ने कानून बनाया और कार्यपालिका ने उसे लागू करा। अगर कोई व्यक्ति उस कानून को तोड़ता है तो उसके लिए क्या बनाया गया है, उसके लिए बनाया गया न्यायपालिका, जो उसे दंडित करेगी अगर तोड़ता है कानून तो। ठीक है, तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं सरकार के बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है विधायिका। लेकिन न्यायपालिका भी सरकार का एक आवश्यक अंग है। यह कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है, यानी जो भी व्यक्ति उस रूल को तोड़ता है उसको दंडित किया जाता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे चालान वगैरह कटते हैं आपके, वो क्यों कटते हैं, उसका रीजन है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की। ठीक है, सरकार के नियमों को नहीं माना। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 4 का आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। तो ट्राई करें कि अच्छे से पढ़ के जाए पेपर में, और यहां से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस भी मैं और लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस मोस्टली आ सकते हैं पेपर में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारतीय संसद की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। जो भारत की संसद है उसकी हमें कोई 4 विशेषताओं का वर्णन करना है, यानी लिखना है कि क्या विशेषताएं। चलिए देखते हैं, भारतीय संसद की विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो इससे स्टार्ट करें, ताकि जो सामने वाला टीचर है जो क्वेश्चन चेक कर रहा है उसके मन में पहले ये आ जाए कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ा लिखा सेंसिबल है, तभी उसने ये चीजें लिखी है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं, भारत में संसद देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। यानी कि कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। ठीक है, और यही एक ऐसी संस्था है जिससे जो कानून बनाती है। ठीक है, सर्वोच्च मतलब कि इसका ही कानून माना जाएगा। आगे दूसरा, भारत में संसद द्विसदनात्मक है, अर्थात 2 सदन है। भारत में जो संसद है वो द्विसदनात्मक है, यानी कि ये सिर्फ भारत में जिसके 2 सदन है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, भारतीय संसद के निम्न सदन को लोकसभा व उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। यानी जो भारतीय संसद है, यानी कि जो 2 सदन है उसमें एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिखा रखा है, चौथा आंसर दिखा रखा है,
दोनों सदनों की शक्तियां बराबर नहीं है और इनका गठन भी भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अब देखिए, जो दोनों सदन है ना, यानी राज्यसभा लोकसभा, वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, जैसे जैसे हमने क्या करा, एक मोहन एक सोहन, ठीक है, दो भाई हैं, लेकिन ये भी दोनों भाई हैं, ये भी क्या है, संसद का पार्ट है, लेकिन ये दोनों भाई अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग होते हैं ना, जुड़वा भी होते हैं, उनमें भी कई चीजें अलग होती हैं, तो इनमें भी अलग अलग है, मतलब कि उनमें जो उनका गठन कैसे होगा, उनमें जो सदस्य हैं उनको कैसे चुना जाएगा, ये सारी चीजें अलग हैं। अभी हम पढ़ाएंगे तो और डीपली जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम अभी जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करा था, मतलब कि उसको फिनिश करा, तो उसमें दिखा रखा था ना कि दोनों सदन कहीं ना कहीं अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा, ठीक है, कैसे अलग है। जैसे जो लोकसभा उसमें 543 सीटें हैं, ठीक है, वैसे तो टोटल 545 है, 2 एंग्लो इंडियन है, तो और जो राज्यसभा उसमें 250 है, तो और लोकसभा भंग भी हो जाती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस है, यही हमें यहाँ पर समझना है। देखिए, लोकसभा की रचना, यानी लोकसभा की रचना हम कर रहे हैं कि लोकसभा होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम जानेंगे, समझेंगे। देखिए, पहला दिखा रखा है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। राज्यों और संघीय क्षेत्रों से 550 सदस्य चुने जा सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो अधिकतम संख्या वो 550 हो सकती है, यानी कि टोटल तो 552 होती है, लेकिन 550 होगी निर्वाचित, यानी जो चुने जाएंगे। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है, जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो लोकसभा में वैसे अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन 505 पर निर्वाचित होता है। लेकिन अभी फिलहाल में 543 सीटें हैं, ठीक है, और 2 एंग्लो इंडियन है, तो ऐसे कहीं ना कहीं सदस्यता चुनी गई है। आगे दिखा रखा है दूसरा, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 543 सदस्य चुने गए हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन है जो राष्ट्रपति चुनता है, यानी देखो अभी 545 टोटल चुने गए हैं, ठीक है, सदस्य, उनमें से 543 पे चुनाव हुए हैं और 2 एंग्लो इंडियन है, यानी कि एक भारत का होगा और एक बाहर का, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिखा रखा है तीसरा, लोकसभा को निचला सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, निचला सदन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि पेपर में चांसेस है लगभग 100% की ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव 1 साल पहले ही हुए हैं, यानी जनवरी फरवरी के आसपास, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिखा रखा है, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की रखी गई है, यानी आप लोकसभा के चुनाव जब लड़ सकते हैं, तब लड़ सकते हैं जब आप 25 ईयर्स के हो चुके हैं। आगे देखिए, आगे दिखा रखा है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है, एक अस्थायी, नॉट परमानेंट। ठीक है, मतलब ये कभी भी समाप्त हो सकती है। और देखिए, अब यहाँ पर जो हमने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन खत्म करा था, उसमें दोनों अलग अलग है, मतलब लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है। तो देखिए, ये अस्थायी और वो क्या है, जो राज्यसभा, वो स्थायी है। ठीक है, देखिए आगे छठा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, यानी ये अपने पद पर 5 वर्ष के लिए ही रह सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा में 6 वर्ष का। तो इन्हीं चीजों को आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि राज्यसभा तथा लोकसभा में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो वहां पर यही चीजें लिखनी पड़ेगी कि इसमें 552 सीटें होती है अधिकतम, ठीक है, और उसमें 250 होती हैं। ये एक जो लोकसभा वो अस्थायी सदन है और वो स्थायी सदन है। ठीक है, इसके जो सदस्य उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें लिखनी है आपको, और नंबर इजीली आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत डीपली पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, ताकि कहीं ना कहीं आपको कोई भी चीज ऐसे ना हो जो समझ में ना आए। अब हम ऐसे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिनका मैंने यहाँ पर अभी सॉल्यूशन नहीं बताया, लेकिन ये हमारे पीडीएफ नोट्स में है। ठीक है, आपकी इच्छा हो तो आप परचेज कर सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं हो तो आप परचेज ना करें। ठीक है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, राज्यसभा की रचना कीजिए। ठीक है, राज्यसभा की क्या करनी है, रचना। जैसे आपने लोकसभा की रचना की ना, वैसे ही किसकी करनी है, राज्यसभा की करनी है। फिर दिखा रखा है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, संसद के कार्य और भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, जो संसद है उसकी जरूरत क्यों होती है हमें, ठीक है, और जरूरत के साथ साथ हमें बताना है कि जो संसद होती है उसके कार्य क्या होते हैं और उसकी क्या भूमिका होती है देश में। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद की शक्तियों का वर्णन कीजिए। जो भारतीय संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसकी क्या शक्तियां हैं, इसका आपको वर्णन करना है।
तो गाइज मेरा नाम है बिट्टू कुमार और ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। ठीक है, आप इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप कर कर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको परचेज करनी है पीडीएफ सो यू कैन बाय, अगर आपको नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आप फ्री में भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, जो परचेज कर सकता है उसके लिए वेल एंड गुड, जो नहीं कर सकता वो इनसे भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है। साथ ही साथ मैं अभी और भी वीडियोस यहाँ पर लाता रहूंगा जिनमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। और आप देखिएगा कि जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ से करवा रहा हूँ उनमें से मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने करवाया था और बच्चे को ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर में आए थे। साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ कि मैंने 2024 से 25 वाला बैच है वो भी बनाया था और उनकी वीडियोस भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, कमेंट्स में भी ट्राई करूंगा कि डाल दूं ताकि आपको इजीली सारी चीजें मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।